हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल पर। और यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं, टॉपिक है हमारा भारत दुर्दशा नाटक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यूजीसी नेट, एमपी सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हमारे रहेंगे, जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आपको इस क्लास में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, और उम्मीद करती हूँ कि भई आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत दुर्दशा जो नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हालाँकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। वैसे तो सभी जो भी मैंने नाटक या फिर गद्य विधाएँ करवाई हैं, उनमें साथ में आपको लेखक का परिचय मिल रहा है। लेकिन इससे पहले हम अंधेर नगरी कर चुके हैं। अंधेर नगरी में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम सीधा-सीधा भारत दुर्दशा के बारे में देखेंगे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये 1880 ईस्वी, जबकि इससे पहले हमने जो अंधेर नगरी पढ़ा था, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष था 1881 ईस्वी। ठीक है, तो थोड़ा-सा एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि आपको पीछे की चीज़ें भी याद होती चली जाएँ। भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। भारत की तत्कालीन यानी कि उस समय की जो राजनीतिक और सामाजिक जो दुर्दशा थी, उसका चित्रण इसमें किया गया है, और वो भी प्रतीकात्मक चित्रण, है ना? प्रतीकात्मक का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रतीक बना करके, किसी चीज़ को किसी चिन्ह के आधार पर किसी चीज़ को टारगेट करना। आगे इसके नाटक की विषय वस्तु देखेंगे। इसमें भूमिका नहीं दे रखी है, जिनकी भूमिका दे रखी है, उनको मैं गद्य विधाओं में साथ में आपको करवाती जा रही हूँ, लेकिन इसमें भूमिका नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो पढ़ लेना। नाटक की विषय वस्तु क्या है कि इसमें जो क्रांतिकारी नाटककार है, भारतेंदु जी को क्रांतिकारी नाटककार के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। और इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए इस नाटक की रचना की थी। तो भारत दुर्दशा नाटक की जो रचना है, वो इसे करने के पीछे जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य भारतेंदु जी का, वो था अंग्रेजों की निंदा करना। यानी कि अंग्रेज उस समय पर हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहे थे, जो शोषण हमारे भारतीयों का हो रहा था, उसकी निंदा करना था। लेकिन अप्रत्यक्ष निंदा की गई है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बुराइयाँ की गई हैं, उन पर तीखा प्रहार किया गया है, ना कि प्रत्यक्ष तरीके से या ना कि डायरेक्ट तरीके से। आगे है, इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश भी डाला है। ठीक है, तो इस नाटक में भारतेंदु ने क्या किया है, प्राचीन परंपरा के गौरव और वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन भी किया है। आगे देखते हैं, भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा है। समाज उस समय जिस पतन की तरफ अग्रसर था, जो हमारा जो देश है, जो समाज उस वक्त का, ठीक है, आज भी है, लेकिन भारतेंदु जिस समय पर थे, उस समय पर जब ये नाटक लिखा गया था, उस समय पतन के रास्ते पर हमारा जो देश था, उसको नाटक के माध्यम से सामने रखा गया है। यह एक दुखांत नाटक है, यानी कि इसका जो अंत है वो दुखांत है। क्यों? क्योंकि जो भारत दुर्दशा को के कारणों को सामने रखा गया है, और भारत की जनता को जगाने का प्रयास लेखक ने किया है। लेकिन जो जब वो जगाने में असफल रहते हैं, यहाँ के लोगों की समझ में कभी कुछ आया कहाँ है ना? आते तो दूसरों के गुलाम थोड़े ना होते। तो इसीलिए ये इसका जो अंत है वो पूरा नहीं होने, इसका जो उद्देश्य है वो पूरा ना होने के कारण कोई भी नाटक हो वो दुखांत बन जाता है। भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। लास्य रूपक की संज्ञा इसको दी गई है, अंधेर नगरी को जबकि प्रहसन की संज्ञा दी गई है ना? दोनों को याद रखना। इस नाटक की जो कथा वस्तु है, ये 6 अंकों में विभक्त है, अच्छे से याद रख लेना। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा 6 अंकों को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है, समझ में आ रही है क्लास और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो क्लास आपको कैसी लगती है। लाइक, सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। चैनल पर नए हो तो भई ज़रूर कर लेना। और इसी तरह से जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पर पढ़नी है ना? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सारी तैयारी मतलब फ्री करते हैं, तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और इसके अलावा हमारा पेड बैच भी चल रहा है, उससे भी आप जुड़ना चाहें तो मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं पहला अंक। पहले अंक में क्या होता है, एक योगी आता है और वो लावनी गीत गाता है, ठीक है? एक योगी आकर के इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो योगी के गीत से होती है। और वो गीत कौन-सा गाता है, रोहऊ सब मिलके आवऊ भारत भाई, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। क्या ये जो गीत है, ये योगी के द्वारा गाया गया है, इसको अच्छे से याद रख लेना। इसी गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुरावस्था पर प्रकाश भी डालता है, ठीक है? जो योगी है, वो इस गीत के माध्यम से या फिर लेखक है, इस गीत के माध्यम से क्या करते हैं, प्राचीनतम यानी कि हमारे देश का जो पहले गौरव था, उस पर और वर्तमान में हमारा जो देश है वो किस रास्ते पर है, उसकी जो अवस्था है वो कितनी बुरी हो रही है, ठीक है? इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। तो दूसरा अंक जब आता है, दूसरा अंक शुरू होता है किससे? इस अंक में भारत स्वयं आकर के क्रंदन करता है। इसमें एक जो पात्र है उसका नाम है भारत, और भारत स्वयं आकर के क्रंदन करता है यानी कि रोता है ना? क्रंदन करने का अर्थ है रोता है, चीखता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सूच्यम ना दास्यामि बिना युद्धेन केशव है, ठीक है? बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं की जा सकती, ऐसा इस देश के लोग मानते थे, है ना? ऐसा अपनी मातृभूमि के लिए, है ना? अपनी मातृभूमि के लिए वो अपनी जो जान है यानी कि जो अपने प्राण है वो न्यौछावर करने से भी नहीं डरते थे। उसी देश के लोग आज क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये भारत कहता है कि भारत सोचता है, कह रहा है रो-रो करके कि जिस देश के लोग कभी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने में भी 1 सेकंड नहीं लगाते थे, 1 क्षण नहीं लगाते थे, वहाँ के लोग आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का राज्य होने पर ये सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएँगे, ठीक है? हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएँगे और सुख मानकर जन्म बिताएँगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है, पर वह भी नहीं करने पाता है। तब वह से मूर्छित हो जाता है। जो भारत है, वो दूसरे अंक में आता है और दूसरे अंक में वो अपने देश की अवस्था के बारे में सोचता है, अंत में ईश्वर का स्मरण करता है, लेकिन ईश्वर का स्मरण भी नहीं करने पाता है। कभी आप देखना, जैसे कि भूखे बेट पेट भजन ना होए गोपाला, ठीक है? भूखे पेट या फिर अगर आपके दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल मच रही हैं, है ना? आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी अगर आपका शांत चित्त नहीं है, तो आप भक्ति भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप ईश्वर को भी स्मरण ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए वो भय से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है और निर्लजता एवं आशा आकर के उसे उठा ले जाती हैं। तो भारत को कौन उठा कर के ले जाता है? निर्लजता एवं आशा उठा कर के ले जाते हैं। आगे है इसमें तीसरा अंक। तीसरे अंक में क्या होता है? तीसरे अंक में भारत दुर्दैव आता है। ठीक है? तीसरे अंक में कौन आता है? तो भारत दुर्दैव की एंट्री होती है और भारत दुर्दशा का ये पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। और भारत दुर्दशा का जो विवरण है उसमें प्रस्तुत करते हुए किन चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है? तो अकाल, महँगाई, रोग, अनावृष्टि, फूट, बैर के साथ-साथ में प्लेग, टिकस और काला धन आदि का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो इन सारी जो परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, इनका उल्लेख तीसरे अंक में किया गया है, ये ज़रूर याद रख लेना। अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण ही ग्रहण करते रहे हैं। ठीक है? अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में कोई सुधार नहीं हो पाया और वे आज भी अंग्रेजों के गुण उन्होंने नहीं अपनाए। क्या अपनाए हैं? अवगुण अपनाए हैं। आज भी प्राय 95% हिंदू 95% जो हिंदू हैं वो निरक्षर हैं, यानी कि आज भी अनपढ़ हैं। ठीक है? इस नाटक में कहा गया है कि आज भी लगभग 95% जो हिंदू हैं वो अनपढ़ हैं और साक्षर जो हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जिनको हम पढ़े-लिखे कहते हैं, जो विद्यालय तो गए हैं, लेकिन वो उनमें भी कुछ ही सुशिक्षित हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए क्लास है, कुछ भी है, स्कूल है, तो उसमें सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बस ऐसे ही टाइम पास करने वाले होते हैं, तो उसमें कुछ ही अच्छी तरीके से पढ़ लिख पाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है साक्षर जो हैं, उनमें भी कुछ ही सुशिक्षित हैं। इस अंक में ही भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश जी भी आ जाते हैं। ठीक है? इसी अंक में यानी कि तीसरा अंक अभी हम पढ़ रहे हैं
और उसी में पहले तो भारत दुर्देव की एंट्री होती है और भारत दुर्देव के बाद में इसमें जो फौजदार सत्यानाश है वो आते हैं और भारत के निजी दोषों का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय है, जैसे मत मतांतर का आधिक्य, वर्ण व्यवस्था की खींचातानी, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध और वृद्ध विवाह, बहु विवाह, समुद्र यात्रा निषेध आदि से देश अवनति की ओर जा रहा है। लोग वेदांत का अध्ययन करके तो महाज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन स्वदेश यानी कि अपने देश की चिंता करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे अंक का की घटनाएं हैं। आगे आता है हमारा चौथा अंक। चौथे अंक में क्या होता है? इस अंक में भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रम से भारत भेजता है। ठीक है, तो तीसरे अंक में भारत दुर्देव स्वयं आता है, लेकिन चौथे अंक में जो भारत दुर्देव है वो किसको भेजता है? इनका क्रम आपको याद रख लेना है, क्योंकि क्रम इनका पूछा जा चुका है। इसमें सबसे पहले वो रोग को भेजता है, फिर आलस्य, मदिरा और फिर अंधकार को भारत भेजता है। रोग जो होता है वो यहाँ के लोगों पर अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा ना करवाकर झाड़ फूक में ही प्राण गवा देते हैं। तो हमारे देश में जो भी अंधविश्वास चल रहे होते हैं, उन अंधविश्वासों पर ये एक तीखा प्रहार है। तो प्रहार यहाँ पर किया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, तो उसको दवा कराने की बजाय, उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय क्या करते हैं, जो झाड़-फूँक वाले जो बाबा होते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं, उनके पास में जाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्राण गँवा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अफ़ीमची, मदकची और आलसी लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, ये ध्यान रखना। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अविद्या प्रेमी यानी कि जो भारत के जो अविद्या प्रेमी है, यानी कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, वो शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानते हैं। ये जो अविद्या प्रेमी जो लोग हैं, वो भारत की शिक्षा और पढ़ने पढ़ाने को क्या मानते हैं? वो ऐसा समझते हैं कि केवल और केवल इससे एक नौकरी लगती है और नौकरी के द्वारा जो एक आजीविका का साधन ये बन जाता है। आगे आलस्य, इसमें एक कथन कहता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना नहीं अच्छा। यानी कि दुनिया में हाथ पैर हिलाने से कुछ नहीं होता, हाथ पैर हिलाना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करना अच्छी बात नहीं है, आलस्य कह रहा है। मर जाओ लेकिन कि उठ कर के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये आलस्य कहता है ना? आलसी आदमी ऐसा ही समझते हैं। आगे आता है हमारा 5वां अंक। 5वें अंक में क्या होता है? इस अंक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो ये पूछा जाता है, ये जो कमेटी है वो किस अंक में कमेटी का दृश्य आता है? ये 5वें अंक में, ये 5वें अंक में आता है, ये ध्यान रखना, जिसमें एक सभापति होता है और उसके 6 सहयोगी सदस्य होते हैं। ठीक है? इसमें 7 जो कुल सदस्य हैं वो 7 होते हैं। इसमें जिसमें एक सभापति और बाकी के 6 इनके सहयोगी सदस्य होते हैं। 6 सहयोगी सदस्यों में भी आपको याद रखना है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री, एक कवि, एक पत्र संपादक है और 2 देसी महानुभाव भी इसमें शामिल हैं। बंगाली सदस्य हंजते बंगाले वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। जो बंगाली सदस्य है इसके अंदर, वो क्या करता है? हंजते बंगाला, क्या हंजते बंगाला वाली ये प्रसिद्ध कहावत है, इसको यहाँ पर क्या करते हैं? सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कवि नायिका बन करके अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, जो अनौचित्यपूर्ण है। संपादक जो है, इसमें पत्र संपादक जो है, ये क्या करता है? आर्टिकल बाजी की प्रशंसा में लगे हुए हैं। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। देसी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं। जो इसमें 2 देसी महानुभाव लिए हैं, वो क्या समझते हैं कि चापलूसी करने से ही सब कुछ हो जाता है, मेहनत करना नहीं जानते, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं वो। और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर के इन सभी को पकड़ ले जाती है। ठीक है? डिसलॉयल्टी पुलिस भी इसी में आती है और ये इनको पकड़ लेती है। आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है, कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र भी इसमें किया गया है डिसलॉयल्टी के द्वारा।
ठीक है, तो कवि वचन सुधा आप जानते हैं 1868 ईस्वी में ये पत्रिका निकाली गई थी किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाली गई थी और इस पत्रिका का जिक्र भी इसमें आया है। छठा अंक है, इस अंक में जो भारत भाग्य है वो आता है। ठीक है, भारत भाग्य की जो प्रवेश है, जो एंट्री है वो किस अंक में होती है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भाई 6वें अंक में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे क्या होती है? गिलानी होती है। वह परतंत्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भी मिटा नहीं, ऐसे शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है। तो आगे यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इनको अच्छे से देख लेना। धोवऊ भारत अपजस पंका, मेटऊ भारत भूमि कलंका। धोवऊ भारत अपजस पंका, मेटऊ भारत भूमि कलंका। जागो जागो रे भाई भारत भाग्य, ये गीत इसमें गाता है। आगे भारत को भारत भाग्य बहुत तेरे प्रयास कर जब जगाने में असफल हो जाता है, तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आत्महत्या कौन सा पात्र जो करता है? तो ये भारत भाग्य करता है, ये ध्यान रखना। और ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे है नाटक के इस नाटक के अंत में जो भारत भाग्य वो आत्मघात कर लेता है और नाटक का जो अंत है वो दुखांत हो जाता है। मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें जो नाटक है वो है भारत। इस नाटक में भारत नायक के रूप में है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है। नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्देव के भय से मूर्छित हो जाता है और उसकी यही इच्छा, जो मूर्छा है वो मृत्यु में बदल जाती है। आगे दूसरा जो पात्र है वो है भारत दुर्देव। भारत दुर्देव यह नाटक में खलनायक के रूप में आता है। यह एक शक्तिशाली चरित्र है और यह नाटक के तीसरे अंक में क्या तो सो गए? अब यहाँ सो जा मेरे पास, 2 मिनट में आ रही। ये नाटक में खलनायक के रूप में आता है। यह एक शक्तिशाली चरित्र है। क्या आगे है भारत भाग्य। भारत भाग्य भारत का एक सहयोगी चरित्र है। वह भारत के अतीत का गौरव गान करता है और उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता है। अंत में वह आत्मघात कर लेता है। कौन पात्र है इसमें? गौण पात्रों में देखते हैं निर्लजता, डिसलॉयल्टी पुलिस, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य और मदिरा। ठीक है, रोग है, आलस्य है, मदिरा है। रोग मेर्द, कर, मध्य, आलस और अंधकार है। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट, डाल, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परकता, पक्षपात, हट, शोक, आश्रय भाजन, निर्बलता। बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर और देसी महानुभाव, इसमें ये सारे जो हैं गौण पात्रों में शामिल हैं। मुख्य बातें इसकी और दो चार देख लेते हैं। यह वस्तुतः एक नाट्य रासक है, ये यहाँ याद रखना। भारत दुर्दशा का गद्य जो है ये खड़ी बोली में लिखा गया है, लेकिन जो इसका पद्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नव जागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक मसाल की भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाटक में भारत का जो धन है वो विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सब है सब भारी, धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो यहाँ पर ये हमारा जो नाटक है वो समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो निकल जाएगा, बन जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।